तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक अनदर पॉडकास्ट के रिएक्शन वीडियो पॉडकास्ट की है एक तरह से। ठीक है, तो आप सबको बड़ा मजा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज कौन आया आपके लिए बहुत सरप्राइज चीजें, वैसे आपने ट्रेलर में देख लिया होगा, तो स्टार्ट कर देना। तो माना आपको बार-बार खुद को ये याद दिलाने की ज़रूरत क्यों महसूस होती है कि आपके पास है? क्योंकि लोगों ने हमेशा मुझे याद दिलाया है और मैं इसे सिर्फ उसी वजह से जोड़कर नहीं देखना चाहती। मैं उम्मीद करती हूँ कि इसका मतलब ये है कि ईमानदारी से कहूँ तो मैं औसत से बेहतर हूँ। शायद इसलिए क्योंकि मुझे अपने बिना कमाए विशेषाधिकारों का बहुत एहसास है। मैंने इसे कमाया नहीं है। मैं सोचती हूँ कि थका देने वाला है? आप जानते, जब लोग मेरी पहली फिल्म धड़क की बात करते हैं तो कहते हैं वो उसमें बहुत अच्छा था, हमें फिल्म पसंद आई और उसने खूब पैसे कमाए। आज और वो कहते हैं अरे तुम वो चीज फिर से क्यों नहीं कर सकती, या फिर उस तरह की जगह में, और लोग उसे बहुत याद करते हैं। यहाँ तक कि जब धड़क 2 रिलीज हुई, मुझे लगता है कि धड़क को लेकर बहुत नॉस्टैल्जिया था। लेकिन मेरी धड़क की यादें बहुत अलग थी। धड़क के बाद मैं डिप्रेशन में थी। क्यों? मुझे लगा सब खत्म हो गया, मेरा बैकअप खत्म हो गया, लोग मुझसे नफरत करते हैं। मैं सच में डिप्रेशन में थी। मेरी जिंदगी में मुझे सारी मान्यता मेरी माँ से मिलती थी, वो चली गई। तो मैंने सोचा ठीक है, अब मैं ये मान्यता ऑडियंस से लूंगी। और मैं उम्मीद कर रही थी कि हर तरफ से स्वीकार्यता मिलेगी, जो मुझे नहीं पता था कि असल में होती ही नहीं है। मैं सिर्फ नेगेटिव चीजों पे ध्यान दे रही थी। मैंने कभी इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया या स्वीकार ही नहीं किया कि ये बहुत ही, मुझे लगता है कि ये नए कलाकारों के साथ सबसे ज्यादा कमर्शियली सफल फिल्म थी। जब तक सायरा नहीं आई थी मुझे तो पता भी नहीं था, मुझे तो ये भी समझ नहीं आया कि फिल्म हिट थी। मुझे बस इतना पता था कि मैं बहुत खराब हूँ और लोग मुझसे नफरत करते हैं। और आप जब, क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ नेगेटिव चीजों को ही देखा, बस यही वजह थी और वही मेरी हकीकत बन गई कि मैं काफी समय तक उसी के साथ जीती रही, पर असल में वो सच नहीं था। साथ ही मुझे लगता है कि इंसान की फितरत में है कि वो किसी को आदर्श माने और कल्पना करे। हम सब थोड़े नॉस्टैल्जिक किस्म के लोग हैं ना, और जब पहले जैसा कुछ हो रहा होता है तो सब कुछ बेहतर लगता है। पीछे मुड़कर देखूं तो मुझे लगता है, मैं कहूँगा तुम ये बहुत करते हो। बस ज़िंदगी में नेगेटिव चीज़ों को ही देखते हो। हाँ, ये इस बहाने आता था कि खुद को बेहतर कैसे बनाऊं। सिर्फ अपनी खूबियां देखकर सुधार मुमकिन नहीं, तो मैंने कमियां देखनी शुरू की। पर यह गलत था, क्योंकि फिर आप सिर्फ बुराई देखते हैं और वही जीवन में ले आते हैं। तो अब मैं ये नहीं कर रहा हूं। मुझे पता है मैं अच्छा हूं। लेकिन क्या तुम हमेशा हर जगह सिर्फ नकारात्मक और बुरी चीज़ें ही देखने की कोशिश करते रहते हो? नहीं, अब इतना नहीं, हे भगवान, ये बुरा लग रहा है, जैसे कोई दुखी इंसान हो। नहीं, दुखी नहीं। कुछ लोग हो सकता है। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी नकारात्मक चीज़ों को देखता हूँ। बस इसलिए क्योंकि इससे मुझे खुद को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। मतलब सच में अपने सबसे अच्छे दिन पर भी मैं खुद को ऐसा ही देखता हूँ। अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। ये आखिर क्या चीज़ है? सिर्फ इसलिए क्योंकि इससे मुझे बेहतर बनने में मददगार है। बहुत, बहुत बेहतर। मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था, और इससे मेरी कला में काफी सुधार आया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, वास्तव में मुझे लगता है कि आप लोगों को ये भी सिखाते हैं कि वे आपको किस नजरिए से देखें। और ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आप खुद को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि वही चीज आपके व्यवहार और हाव भाव में भी साफ झलकता है। खासकर मेरे इस पेशे में, अगर आप हर कमरे में कुछ इस तरह से घुसें, जैसे कि, और मुझे गहराई से ऐसा महसूस होता है, खासकर अपनी पेशेवर यात्रा में, मेरे लिए ये स्वीकार करना और समझना बहुत आवश्यक है कि मेरी स्किल्स की भी एक बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण बाजार मूल्य है, क्योंकि मैं इस देश के कुछ सबसे महान कलाकारों की मौजूदगी में रहा हूँ और मुझे पता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ और मुझे उस पर गर्व है। आपको क्या लगता है लोग आपके बारे में क्या समझते हैं लेकिन पूरी तरह नहीं समझ पाते? मुझे लगता है फिर से ये इंसानी स्वभाव का एक पहलू है, जहाँ लोग दूसरों को किसी न किसी खांचे में डालना पसंद करते हैं। इसलिए वे समझ या स्वीकार नहीं पाते जब कोई कई खांचों में फिट हो या उस खांचे को चुनौती दे रहा हो जिसमें उसे डाला गया है। मुझे लगता है वे सच में चाहते हैं कि न बिंबो विशेषाधिकार प्राप्त
बिगड़ी हुई पार्टी गर्ल वाले खांचे में ही रहे। और मैं ये नहीं कह रही कि मैंने कभी पार्टी में हिस्सा नहीं लिया है। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ कांट और नीचे के उद्धरण देती हूँ। याद है, एक इंटरव्यू में जिराफ को पक्षी कह दिया था। मैं बेवकूफ़ी भी बोल देती हूँ। लेकिन मुझे लोगों द्वारा बनाए गए खांचों को चुनौती देना अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि इसी वजह से लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मुझे लगता है कि मुझे गुंजन सक्सेना करना पसंद आया, लेकिन मुझे जूनियर और तिया के साथ गाने में डांस करना भी उतना ही पसंद है। और जैसे मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि मेरी नाभि दिख रही थी। और मुझे अपने हुनर की विविधता पसंद है। लेकिन मुझे लगता है इससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर वे सोचते हैं कि मैं एक बेवकूफ बिगड़ी हुई लड़की हूं तो ठीक है, मैं वैसी ही रहूंगी। तुम पसंद हो क्योंकि तुम प्यारी हो और तुम्हारे निपल सुंदर हैं, ये प्यारा है, तुम्हें अपना लेंगे। अब दूसरी लेन में जाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? मुझे अब एहसास हुआ है कि शायद लोग मुझे मेरे असली रूप में और मेरे द्वारा किए जा रहे काम के लिए देखेंगे। हो सकता है वे इसे अभी देखें, हो सकता है वे इसे बाद में देखें, हो सकता है वे इसे मेरे मरने के बाद देखें। लेकिन मुझे विश्वास है कि जिस नियत, जोश और जुनून के साथ मैं काम कर रहा हूँ और खुद को आगे बढ़ा रहा हूँ, वो उन लोगों तक जरूर पहुंचेगा जिन तक पहुंचना है। तो अब मैं काफी शांत हूँ। क्या आपको लगता है कि लोग आपको एक डिब्बे में डाल देते हैं और वे पूरी तरह से नहीं समझते कि आप शायद उस डिब्बे को तोड़ना चाहते हैं और आप 20 और चीजें भी कर सकते हैं। वे बस आपको एक ही डिब्बे में देखना चाहते हैं, जैसे एक ही छवि में, एक ही तरह के व्यक्तित्व में। हाँ, सिर्फ मैं ही नहीं, सबके साथ ऐसा होता है ना। बस अपने बारे में बात करो। हाँ, लेकिन आप तो 20 डिब्बों में भी फिट हो सकते हैं, है ना? या शायद आप करना चाहते हैं या आपको कोई चुनौती चाहिए, हाँ? और लोग उसे पूरी तरह से नहीं देख पाते। हाँ, मुझे लगता है कि उन्होंने कहा था कि आप वहाँ नहीं हैं, बल्कि आप यहीं हैं। आपका एक हिस्सा है जो बेवकूफ, विशेषाधिकार प्राप्त, नेपोकिड है और आपका एक हिस्सा है जो बात करता है। जहाँ आप खुद को चुनौती देते हैं, अनुशासित रहते हैं, मुद्दों पर बात करते हैं, कुछ चीज़ों के लिए खड़े होते हैं और फिर आप ये पढ़ते हैं। दुनिया की राजनीति और दर्शन शास्त्र, ताकि लोग आप चाहते हैं कि लोग आपको वैसे देखें जैसे आप हैं। हाँ, और आपको पूरी तरह से देखें जैसे आप हैं। हाँ, सबसे पहले मेरे ख्याल से सफल होना आसान है अगर आप उस दायरे को समझ लें जिसमें लोग आपको देखते हैं और उन्हें वही दें जो वे चाहते हैं, तो आप आसानी से सफल हो सकते हैं। मुझे लगता है कि बहुत सी चीजें मुझसे छूट गईं क्योंकि मैं कई अलग-अलग दायरों में हाथ आजमाना चाहता हूँ, चीजों और खुद को चुनौती देना चाहता हूँ और आगे बढ़ना चाहता हूँ। और फिर से आपका सवाल कि मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे देखने का अपना नजरिया बढ़ाएं, ये सुनने में बहुत बुरा लग सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं इतना महत्वपूर्ण हूँ या नहीं। मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं इन सब चीज़ों का हिस्सा बन सकूं। और जिस इंडस्ट्री से मैं आता हूँ उसमें मैं तब तक ये सब नहीं बन सकता जब तक ऑडियंस मुझे मौका ना दे। लेकिन जानते हो मेरे लिए राज क्या है? मुझे लगता था कि मेरी शक्ल सूरत की वजह से लोग हर बार मेरी पहचान छीनने की कोशिश करते हैं। मुझे ऐसा ही महसूस होता था। ठीक है, समझाओ। वो सुंदर दिख रही है, पर वो असली नहीं है। वो सब नकली और सर्जरी है। उसे मिले मौके और काम उसके नहीं। बोलना भी असली नहीं, बस पीआर ट्रेनिंग। और मेरी जिंदगी और मेरी पर्सनालिटी का वो पहलू जिस पर मुझे सबसे ज्यादा गर्व है। और मुझे लगता है कि मैंने ये बात तुमसे उस दिन कही भी थी जब हम बात कर रहे थे। वो है कि मैं दुनिया को कैसे देखती हूँ और मेरे अनुभवों ने उसे आकार दिया है। और जो भी कहना है कहो, लेकिन ये मुझसे मत छीनो। तो भले ही मैंने दूसरे इंटरव्यूज या बातचीतों में थोड़ा बनावटी या हिचकिचाहट महसूस की हो, वो इसलिए क्योंकि तुम लोगों ने मुझे थोड़ा परेशान कर दिया था। तुमने किया था। और फिर जब मेरी असली झलक दिखी, तो तुम लोग बोले, "ये तो बस पीआर है।"
तो फिर मैं गहराई से इस बारे में विचार करने लगी कि जब तुम अपने कमरे में बिल्कुल अकेले और शांत होकर बैठते हो, ठीक है, क्योंकि उस वक्त तुम्हारे मन में इन सब बातों के बारे में बहुत सारे सवाल और ख्याल आते होंगे, है ना? क्या मेरा ये सोचना और कहना पूरी तरह से सही है? हाँ, मुझे ईमानदारी पसंद है, लेकिन जब तुम क्या तुम सच में मुझे बिना अनुमान लगाए बोलने दोगे? मुझे पूछने दो, इसे खोलने दो। तो जब तुम अकेले बैठते हो, ना कोई फोन होता है, ना कोई आसपास बात करने वाला, बस तुम अकेले, जैसे चुपचाप बैठे हो, तब तुम्हारे दिमाग में क्या ख्याल आता है? क्या तुम अकेले बैठते हो? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाल ही में एक बहुत ही दिलचस्प रिसर्च की गई थी, जिसमें ये पाया गया कि ज़्यादातर लोग, यानी 80% से भी कहीं ज़्यादा, अकेले बैठने के बजाय हल्का इलेक्ट्रिक शॉक लेना ज़्यादा पसंद करेंगे, बजाय इसके कि वे 15 मिनट चुपचाप बैठें। 15 मिनट चूक लूंगा, मुझे इलेक्ट्रिक शॉक नहीं चाहिए। तो क्या तुम अकेले बैठते हो? तुम जानती हो, मेरे काम में मुझे हमेशा भीड़ के बीच रहना पड़ता है। वे मुझे परेशान करते हुए कहते हैं, नाचो या रो बंदर की तरह जैसी बातें करते हैं। मुझे ये सब बेहद पसंद है, इसलिए अपनी तन्हाई भी अच्छी लगती है। मैंने अपनी जिंदगी में भरोसेमंद लोगों के साथ ऐसी जगह बना ली है जहां उनके साथ भी अकेलापन महसूस होता है। मैं वहां खुद को सहज महसूस करता हूँ। और अपने काम, सफर और समय की वजह से अगर मुझे फुर्सत मिलती है, तो मैं वो समय उन्हीं के साथ बिताना पसंद करता हूँ। क्या आप कभी अकेले बैठते हैं? हाँ, मैं कल ही अकेले बैठा था। ना, घर पर कोई नहीं था। आप क्या सोच रहे थे? जब आप अकेले होते हैं तो आपके दिमाग में कौन-कौन से ख़्याल आते हैं? मैं सोच रहा था कि मुझे धुरंधर 2 देखनी है। मैं सोच रहा था, मुझे लगता है कि मैं बहुत उदास किस्म का इंसान हूँ, समझ रहे हो? इसका क्या मतलब है? मेरी राशि मीन है। पता नहीं आप ज्योतिष मानते हैं या नहीं? मुझे नहीं पता है, समझाओ। मैं एक सपने देखने वाला हूँ। कौन मुझे दिन में सपने देखना बहुत पसंद है, और क्योंकि अब मैं थोड़ा घमंडी सा हो गया हूँ, मुझे लगता है ये उन लोगों की वजह से जिनके साथ मैं समय बिता रहा हूँ। उन्होंने जैसे वो चीज़ मुझ पे थोप दी है, और वही अब मेरी ज़िंदगी का रफ्तार बन गया है। शायद इसी वजह से मैं इन दार्शनिकों के बारे में पढ़ने, या पैटर्न्स और भू राजनीति, या मानव स्वभाव, इंसानी व्यवहारों पर सवाल उठाने की तरफ आकर्षित होता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि उदास प्रवृत्ति वाले लोग अक्सर सोचते हैं कि सब कुछ बेकार है, और मैं बहुत आसानी से उस सोच तक पहुंच सकता हूँ। ये सब कुछ बेकार है? हाँ, और इसने मुझे अपने दिमाग को लगातार ऊर्जा और प्रेरणा देने की जरूरत होती है। अक्सर कला के जरिए तो मुझे फिल्में देखना और उन पर विचार करना बहुत पसंद है। मतलब अभिनय पर, कला पर, विश्व सिनेमा पर, ऐसी चीजों पर, यहाँ तक कि पढ़ना भी। लेकिन जब मैं अपने साथ होता हूँ, तो मैं खुद से बहुत बातें करता हूँ। तुम किस बारे में बात करते हो? जैसे काल्पनिक परिस्थितियाँ, कोई, क्या आप मुझे कोई एक उदाहरण दे सकते हैं? जैसे मैं खुद से ऐसे बात करता था जैसे मैं कॉफी विद करण में हूँ। वो भगवान, क्या मैं हूँ? मुझे लग रहा है जैसे ये कोई मनोविश्लेषण सत्र है। तुम नोट्स ले रहे हो? मैं अक्सर खुद से काल्पनिक बातें करता हूँ, जैसे वो बातें जो मैं पापा से करना चाहता हूँ, पर पता है, कभी हिम्मत नहीं होगी। मैं वो बातें खुद से करता हूँ और इतना सोचकर सो जाता हूँ। या फिर मैं सच में चीजों को लेकर अस्तित्ववादी हो जाता हूँ, लेकिन मेरी संगत मुझे उसे बाहर निकाल लेती है। मैं अपने कुत्तों के साथ भी बहुत समय बिताता हूँ, जो मुझे बहुत खुश करता है। मुझे कुछ ऐसा बता, जो तुम हमेशा अपने पापा से पूछना चाहते थे जब तुम छोटे थे, लेकिन अब तक नहीं पूछ पा रहे। मुझे लगता है कुछ ऐसा है जो मैं उनसे पूछना चाहता था, और आज भी पूछना चाहता हूँ। लेकिन मुझे पता है कि इससे वो बेचैनी की हालत में चले जाते हैं, और इसलिए मुझे कोई तर्कसंगत जवाब नहीं मिलेगा। वो शायद दुनिया के सबसे अधिक उदार और दयालु इंसान हैं, जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। और मैं वास्तव में चाहूंगा कि वो खुद से गहराई से सोचें कि उनकी ये उदारता किस प्रकार से समाज के हर एक व्यक्ति तक पहुंचती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि ये उनके सबसे करीबियों से ही पूरी तरह से छूट जाती है। वो ऐसा क्यों करते हैं? तुम ये जानना चाहते हो? नहीं, मैं बस चाहता हूँ कि वो खुद से सोचे।
तुम वजह जानना चाहते हो? मैं मुझे जानना नहीं। वजह जानना है? नहीं, मैं बस चाहता हूँ कि वो इसके बारे में सोचे। बताएँ, क्या ये कोई पैटर्न नहीं है या फिर ये बस वैसा ही है जैसा मुझे लगा? मैंने उसकी ज़िंदगी देखी है कि तुम सब कुछ दुनिया के लिए ले गया, दूसरों के लिए उदार बनो, लेकिन अपने करीबियों के लिए तुम उतने उदार नहीं हो जितने किसी अजनबी के लिए होते हो। नहीं, तुम उदार हो लेकिन उतने नहीं जितने किसी अजनबी के लिए होते हो, क्योंकि तुमने कहा तुम मिलाते हो, 我你懂不？ तुम्हारे करीब है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन बात ये है कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर देगा, कुछ भी। वो अपने भाइयों और हमारे लिए कुछ भी कर सकता है। उसने वो सब किया है जो आम पिता 10 जन्मों में भी नहीं कर पाते। लेकिन वो बात है ना, हाँ, ये तो अपना है, ये तो अपना ही। अगर हम इसे तो हल्के में ले सकते हैं, हम इसे भी हल्के में ले सकते हैं और ये इंसानी फितरत है। लेकिन वो इतने मिसाली है, असाधारण रूप से उदार इंसान है। वरना मैं उन्हें इस व्यवहारिक पैटर्न पर आत्ममंथन करने के लिए कहता। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसे बहुत सरल और आसान शब्दों में रखते हैं। हाँ, मैं इसे आसान शब्दों में कैसे कहूँ? मैंने 2 से 3 घंटे एक मनोचिकित्सक के साथ बिताए हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि मैं आपको आत्म मंथन के लिए आमंत्रित करूंगा वगैरह। आसान शब्दों में। पापा, आप दुनिया के लिए, सबके लिए इतने उदार हैं, यहाँ तक कि अगर कोई कुछ गलत भी करता है, तो भी आप उनके साथ बहुत उदार रहते हैं। तो फिर क्यों नहीं? असल में नहीं, मैं उनसे यही नहीं पूछूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि ये लेकिन यही सबसे आसान तरीका था जो मैं सोच सका। जी हाँ, ठीक है। ये सवाल मेरे पास भी अपने पापा से है। सच में? बिल्कुल। क्या ये बात सामान्य रूप से बच्चों का अपने पिताओं के लिए होता है? शायद, लेकिन मेरे मैं उनका उल्टा हूँ क्योंकि मैंने ये सब देखा है। जैसे आप जानते हैं, वो हमेशा अपने रिश्तेदारों के लिए उपलब्ध रहेंगे। हाँ, वो हमेशा वहाँ मौजूद रहेंगे। वो उनकी मदद करेंगे। वो बहुत। सारी पर आखिर में उन्हें कुछ भी नहीं मिला। हाँ, उन्होंने खुद ही हार मान ली और अंत में परिणाम स्वरूप उन्हें और भी ज्यादा अपशब्द और गालियां मिली। हाँ, क्योंकि पहले मैं सोचता था कि उन्हें सबके लिए खड़ा होना चाहिए। लेकिन जैसे-जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ, सब मुझे गालियाँ दे रहे हैं। तो मैं इस बात के बहुत खिलाफ हूँ कि मुझे और रिश्ते नहीं बढ़ाने हैं। मैं अपने रिश्ते 5 से 6 लोगों तक ही रखूँगा और उनके लिए अपनी जान भी दे दूँगा। लेकिन बाकी लोगों से रिश्ता नहीं रखूँगा, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे पापा ने सबके लिए क्या किया और क्या दिया। मैं खुद उलझ गया। केवल मात्र इन सभी चीज़ों को देखकर। शायद इसी वजह से, क्योंकि मैं इस बारे में कुछ दिन पहले सोच रहा था। मुझे नहीं, मतलब अगर मेरे पास अपनी पाई है, मेरी ऊर्जा और मेरा समय एक पाई है, मैं उसे अपने काम को दूं ना। अपने पापा को, अपने भाई बहनों को, अपनी बहन को, मेरा मतलब है, और शिखर को, बस इतना ही। और जैसे कि कुछ दोस्त, लेकिन बस इतना ही। हाँ, मैं इसे इतना ज्यादा महत्व देता हूँ कि जितनी आसानी से मैंने उसे खर्च करते देखा है, उतनी आसानी से मैं खर्च नहीं कर सकता। सही है। है? बिल्कुल, मैं भी उसी दायरे हूँ और जितना ज़्यादा मैं देखता हूँ, उतना ही मैं ऐसा बनता जा रहा हूँ और कभी-कभी ये थका देने वाला भी हो जाता है, सच में? क्यों? क्योंकि असल में तुम गार्डनिंग को लेकर सजग हो? मतलब सजग से भी ज़्यादा मैं तो बस इस मामले में बहुत अनजान सा हो गया हूँ। उन लोगों के बारे में जिन्हें मदद की जरूरत है। उन लोगों के बारे में जो शायद मुमकिन है कि मेरे करीब हो सकते हैं, लेकिन मैं उन्हें ऐसा करने नहीं दे रहा, जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सतर्क हो गया हूँ। सब कुछ एक जैसा है, इसका मतलब क्या है? जैसे मैं अपनी जान भी दे दूँगा, वही 5-6 लोगों के लिए और बाकी लोग। पर क्या यही तरीका सही नहीं है? वैसे भी होना चाहिए। मुझे कभी हमने अपने पिताओं को ऐसा देखा है, तो शायद लगता है कि यही सही है। शायद दूसरे लोग इसे अलग नज़रिए से देख सकते हैं। जैसे कैसे? मैं अपने परिवार में किसी को जानता हूँ, उनके माता-पिता बेहद स्वार्थी थे, तो बच्चे बेहद काफी उदार। बहुत ही उदार और उनके पास पैसे, ताकत, मेहनत, समय कुछ भी हो, बहुत कम है। फिर भी वे सबके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मैं उन्हें देखता हूँ और सोचता हूँ यार मुझे सीखना चाहिए। हाँ, रोटी है, बांट दूंगा। हाँ, वो भी बाँट दूँगा। तुमने कहा था कि ये नहीं पूछना, कुछ और पूछना चाहते हो? वो क्या पूछना चाहते थे? मजे की बात यह है, शायद मैंने ये पहले भी कहा हो, पर एक उम्र के बाद माता पिता बच्चों जैसे हो जाते हैं और आप उन्हें सबसे ज्यादा तर्कसंगत और व्यवहारिक पाते हैं और संतुलित निर्णय लेने वाले के रूप में आदर्श मानते हैं।
लेकिन धीरे-धीरे जब आप उन्हें उस दौर में जाते देखते हैं, जहाँ वे थोड़े भावुक, थोड़े आवेगी और अपनी भावनाओं में बह जाने वाले हो जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये कुछ ऐसा है जो मैं उनसे पूछना चाहूँगा। शायद मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या उन्हें ये महसूस हो रहा है? ये हो रहा है। हाँ, असल में क्या वो सच में बच्चा बनते जा रहे हैं? मैं यही बात उनसे पूछना चाहता हूँ। क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं? समझते हैं। क्या आपको एहसास है? नहीं, नहीं लेकिन कई मायनों में वो मुझसे कहीं ज़्यादा जानते हैं, जितना मैं कभी जान पाऊँगा बिल्कुल। और मैं चाहता लेकिन उनका व्यवहार बदलता जा रहा है। हाँ, और मैं कभी नहीं चाहता कि वो ऐसा सोचे कि मैं उनकी उस समझदारी या अनुभव या उन्होंने जो भी हासिल किया है और जो भी वो हैं, उस सब का सम्मान नहीं करता। लेकिन ये जीवन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। क्या आप इसे देख रहे हैं? मतलब क्या? बिल्कुल। बस यही मैं जानना चाहता हूँ, क्या आप समझ रहे हैं? चिंता न करें, सबसे चिढ़ाने वाली बात तब होती है जब लोग रक्षात्मक हो जाते हैं। आप उन्हें क्यों बताते हैं कि वो इस पर रक्षात्मक हो जाते हैं? नहीं, जब भी मैं उनसे असहमत होता हूँ और जब मैं असहमत होता हूँ, तो मैं बहुत नैतिक दृष्टिकोण से असहमत होता हूँ और मुझे उन्हें आईना दिखाना अच्छा लगता है। शायद कभी-कभी मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन मैं सोचता हूँ नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप समझें, ताकि मैं इस रिश्ते में बच्चा बना रह सकूँ। यही मैं बना रहना चाहता हूँ इस रिश्ते में बच्चा। इसलिए मैं बार-बार उनके सामने आईना रखता हूँ, यहाँ तक कि कभी-कभी मुझे लगता है कि ये मेरी तरफ से थोड़ा रूखा हो जाता है और तभी वो रक्षात्मक हो जाते हैं। मुझे एक उदाहरण दो। मेरी घर की ये सारी समस्याएँ, ये अच्छा पिता-बेटी का रिश्ता है। जैसे उदाहरण के लिए, मैंने एक फ़िल्म के लिए हाँ कर दी और मैं हे भगवान! ऐसे कई उदाहरण हैं। मैंने एक फ़िल्म के लिए हाँ दागी, फिर मैंने इनकार किया, दुविधा में थी, हाँ कहा, सब तय था, पर कुछ साइन नहीं किया। लेकिन फिर मैंने सोचा पता है क्या? नहीं, 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 ये नहीं हो रहा है। शुरुआत में बहुत उत्साह दिखाने के बाद एक अभिनेता ने भी उसके साथ यही किया था। ठीक है, वो एक निर्माता है, एक अभिनेता ने भी उनके साथ यही किया। वो हैरान थे कि ये कोई तरीका नहीं है बर्ताव का, ये कैसे हो सकता है? जब मैंने उनसे एक अभिनेता और बेटी के तौर पर सलाह मांगी, अब फ़िल्म नहीं बनानी है, मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा बेटा अपने दिल की सुनो, बस मना कर दो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब वो परेशान थे मैंने बोला पापा समझिए आप खुद ही दोगलापन कर रहे हैं। वो उसे फोन करके निकालने वाले थे और ताना मारने वाला मैसेज भेजने ही वाले थे। मैंने कहा आप ऐसा कैसे बर्ताव कर सकते हैं? आप हमेशा ऐसे रहे हैं, मैंने किया है, आपकी बेटी ने किया है, आप उस फैसले में मेरे साथ थे। अब वो कह रहे हैं नहीं लेकिन ये गलत है। और मैंने कहा नहीं आप ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते। और फिर बात कुछ ऐसी हो गई लेकिन फिर उन्होंने बिठा वो बोले नहीं तुम सही हो। वे आखिर किस बात की शिकायत करते हैं? वो शिकायत करते हैं कि मैं उन्हें पर्याप्त समय नहीं देती। अब हर पिता यही कह के। हाँ, क्या आपको लगता है कि आप उन्हें समय नहीं देती? नो डबी, क्या आप मुझे ये नहीं देती जी? जितना देना चाहती हूँ नहीं दे पाती। क्योंकि शायद वो आपकी प्राथमिकताओं की लिस्ट में है ही नहीं है। नहीं, वो ही मेरी एकमात्र प्राथमिकताएँ हैं। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जब आप किसी के साथ होते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा महसूस करने लगते हैं? और कभी-कभी आप इतनी थकी हुई होती हैं कि वो सब महसूस करने की ताकत नहीं होती? हाँ, हाँ, मुझे पता है। क्या? हाँ, आप सोचती हैं, नहीं आज नहीं, मैं बहुत थकी हुई मैं। अगर मैं वहाँ बैठ गई, तो बहुत सारी बातें महसूस करने लगूँगी। आज नहीं, बहुत से बच्चे इससे जुड़ पाएँगे। हुँ। कभी-कभी मैं और मेरे पापा हमें एक-दूसरे के साथ बहुत कम समय मिलता है, क्योंकि अब हम अलग-अलग शहरों में रहते हैं और मम्मी बहुत ट्रैवल करती हैं। यहाँ आती हैं, मेरे साथ हफ्तों रहती हैं। पापा वो बहुत कम आते हैं। वो लगभग 2 महीने में 1 बार आते हैं, लेकिन बहुत कम आते हैं। तो पहले मैं और मेरे पापा हम एक दूसरे के साथ बैठते थे कई घंटों के लंबे समय तक जब मैं इंदौर शहर में रहा करती थी। अब ऐसे दिन भी आते हैं जब वो यहाँ होते हैं और मैं पूरी तरह से थकी हुई होती हूँ, तो बस वहां जाकर आराम से लेट जाना चाहती हूँ। जैसे मैं ये सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि उन्हें पता हो कि मैं यहाँ हूँ, और जैसे तुम वहाँ हो और हम सब एक दूसरे की मौजूदगी में हैं, साथ में हैं, मतलब समझ रहे हो? समझ गया तुम क्या कह रही हो। उदाहरण के लिए, या शायद उन्हें इसकी ज़रूरत है, और फिर मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि ये गलत है,
क्योंकि वो पिछले 2 महीनों से इसी खास मौके का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और अब मैं कर नहीं पा रहा हूँ। और फिर मैं उस गिल्ट को अपने साथ ले जाती हूँ और फिर हालात और भी बदतर हो जाते हैं। तो फिर मैं खुद को उससे बात करने और फिर काम करने के लिए प्रेरित करता हूँ। आप शुरू करते हैं और हर चीज़ की तरह जब हम बात करते हैं तो 2-3 घंटे बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता। फिर अचानक मेरे दिमाग में घड़ी चलने लगती है कि काफ़ी समय हो गया। फिर मैं नखरे करने लगता हूँ और मुझे लगा बस सब खत्म, जैसे अब मेरा सीमा, वाक़ई में बहुत-बहुत कम हो गई है। तो मैं समझ सकता हूँ कि यार यही उनकी शिकायत है, मेरा भी वैसा ही है। ऐसा लगता है जैसे मुझे ट्रॉमा दिया जा रहा है। तुम्हें ट्रॉमा दिया जा रहा है। तुम्हारी भी उससे कोई शिकायत थी, है ना? जब वो बच्चा था तुमने उसकी सिगरेट, नशे के पैकेट वग़ैरह सब कुचल दिए थे। हाँ, वो क्या सीन था? वो स्मोकर था। उसने एकदम से सब छोड़ दिया था। माँ के गुजरने के बाद उनकी जिद थी कि वो स्मोकिंग छोड़ दे। उसने कहा था कि वो नॉनवेज भी छोड़ देगा। हाँ, उसने बहुत मेहनत की थी। कुछ काम नहीं आया। पर जिस दिन वो गईं, उन्होंने कहा कि मैं छोड़ दूँ, तो मैं छोड़ दूँगा। जब मैं बच्चा था, मैं बहुत कुछ करता था। मैं बाथरूम में सिगरेट के पैकेट में टूथपीस्ट डाल देता था, या मैं उसे काट देता था, या मैं अलग-अलग चीज़ें करता था। क्यों? क्योंकि वो बुरी चीज़ थी। उस समय आपकी उम्र कितनी साल की रही होगी? उम्र क्या है? मैं बच्चा था, मैं 8 साल का था। माँ 10 और 8 से 9 साल की उम्र में आपको लगा यही तरीका है? मुझे और कुछ पता नहीं था। लेकिन साथ ही आप जानते हैं, लत का जो कॉन्सेप्ट है, वो बहुत लंबे समय से मेरी ज़िंदगी में विलेन रहा है। और मुझे लगता है कि अभी मेरे पास बहुत सारी जानकारी है कि ऐसे हालात में क्या करना चाहिए। ऐसी परिस्थितियाँ में तब मेरे पास ये जानकारी नहीं थी। मैं मुझे नहीं पता क्यों मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ। मैंने कभी पहले इस बारे में बात नहीं की, लेकिन सच में ये एक ऐसी चीज़ है जिसे लेकर मैं बहुत गहराई से महसूस करता हूँ। मुझे याद है उस दिन हमने इस पे बहुत बात की थी और मैंने तुम्हें बताया था कि मैं इस क्षेत्र में क्या-क्या करना चाहता हूँ। लेकिन मैंने अपने आस-पास बहुत से लोगों को लत का शिकार होते देखा है। और एक बच्चे के तौर पर मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना चाहिए या कैसे मदद करनी चाहिए। लगभग हमेशा ऐसा लगता था जैसे या तो लड़ो या भागो वाली स्थिति हो, जैसे कि आप अंडों पे चल रहे हो। रिश्तेदार, दोस्त, आज भी मैं ये सब देखता हूँ। और हमारे समाज में होता ये है कि किसी वजह से, भले ही मुझे लगता है कि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर काफी हद तक कलंक कम हुआ है, लेकिन लत से, खासकर शराब पीने से बहुत शर्म और कलंक जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में मैं सबसे ज्यादा सोचता हूँ। यही वो क्षेत्र है जिसमें मैं मुख्य रूप से काम करना चाहता हूँ और जागरूकता फैलाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी में बहुत से लोग इससे प्रभावित हुए हैं। और जो जानकारी मेरे पास अब है, उसमें 2 सबसे बड़ी सीख जो मुझे पिछले कुछ महीनों में मिली हैं, वो ये हैं। पहली बात, ये एक चिकित्सीय स्थिति है, जैसे मानसिक स्वास्थ्य है, जैसे कैंसर होना है, जैसे हड्डी टूटना है। और दूसरी बात, ये लगभग हमेशा मानसिक स्वास्थ्य की किसी कमजोर स्थिति से जुड़ा होता है। ये कमजोर स्थिति शराब के दुरुपयोग के कारण भी आ सकती है, या उससे पहले भी हो सकती है। और ऐसी एक साधारण व्यक्ति कभी-कभी शराब का सेवन करने से लेके हानिकारक मात्रा में पीने और फिर शराब की गंभीर लत और निर्भरता तक पहुंच जाता है। मैं तो बस अपनी कहानी कह सकता हूँ, है ना? मैंने केयर गिवर की भूमिका निभाई है। और ये एक मेडिकल तकनीकी शब्द है जिसे लोग इस्तेमाल करते हैं। जो कि हमने अपराध बोध पर काफी बात की है। एक केयर गिवर में काफी अपराध बोध होता है। केयरगिवर का अपराध बहुत वास्तविक है। ये वाकई सच है। आपको नहीं पता कि आप काफ़ी मदद कर रहे हैं या नहीं। आपको नहीं पता कि जब कोई बेंडर पर हो, तो कहीं आप ही समस्या तो नहीं बढ़ा रहे। आपको नहीं पता कि इसे कैसे सुधारें। आपको नहीं पता कि और जब आप महसूस करते हैं कि मैं मदद नहीं कर सकता, तब आप समस्या से खुद को दूर करने लगते हैं और खुद को ही दोष देने लगते हैं। इस व्यक्ति को खुद अपनी मदद करनी होगी। और आपने कितनी बार सुना है कि कोई आके कहता है कि मेरे पापा रात को शराब पीकर मुझे मारते हैं। मेरे पापा कभी मैं ये नहीं कहना चाहता कि कौन, क्या, कब या क्यों, क्योंकि ये मेरी कहानी नहीं है। मेरी कहानी एक केयरगिवर की है।
लेकिन मुझे लगता है आप जानते हैं मैं इस क्षेत्र में काम करना चाहता हूँ और जितना संभव हो सके लोगों के लिए साहित्य उपलब्ध कराना चाहता हूँ। यही वजह है। मान लीजिए कोई व्यक्ति नशे का शिकार है, ठीक है? या मुझे यकीन है कि जो व्यक्ति नशे का शिकार है, उसे खुद ये एहसास नहीं होता कि वो नशे का शिकार है। बहुत ही कम या बहुत देर से ये एहसास होता है। लेकिन दुनिया में 100 मिलियन से भी ज़्यादा बच्चे हैं। अभी जब हम बात कर रहे हैं ये 24 तारीख का डेटा है। पक्का 26 और मैं ही हूँ खत्म हो गया। कौन? जिनके परिवार में कोई करीबी सदस्य नशे का शिकार है और वे उसकी वजह से परेशानियां झेल रहे हैं। तो 100 मिलियन से भी ज्यादा लोग इसकी चपेट में हैं। हर किसी ने किसी ना किसी के घर में देखा होगा। पापा, मम्मी, चाचा, चाची, भाई, बहन, कोई ना कोई नशे का शिकार है ना। पति तकलीफ। अगर उन्हें ये एहसास हो गया है तो उन्हें क्या नहीं करना चाहिए? एक घर में कोई नशे का शिकार है जो आपने किया है और आपको लगता है कि वो बिल्कुल बेकार चीज थी जो नहीं करनी चाहिए थी। ये मैंने सिर्फ पिछले कुछ दिनों में ही सीखा है और मैं ये जानकारी आपसे साझा कर रहा हूँ और मैंने ये सीखा उस संस्था से जिसके साथ मैं जुड़ा हूँ, अमाहा। मुझे लगता है कि उनके पास है वो विशेषज्ञता जो मैं ढूंढ रहा हूँ, ताकि मैं लोगों को वो साहित्य, समझ और मदद दे सकूं जो मैं देना चाहता हूँ। तो उनके कई मेडिकल प्रोफेशनल्स के साथ समय बिताने के बाद उन्होंने मुझसे जो सबसे अहम बात कही वो ये थी कि आपको लगभग कभी भी सीधे टकराव नहीं करना चाहिए। उस व्यक्ति से तब नहीं टकराना चाहिए जब वो भ्रमित अवस्था में हो या नशे के प्रभाव में हो, लेकिन आप खुद को रोक नहीं पाते। जब वो पी चुके हों तो आप उन्हें पीने के लिए नहीं कह सकते। और कभी भी आरोप लगाने वाले लहजे में बात ना करें। बिना नशे के भी कभी भी। उन पे आरोप मत लगाओ। यहाँ तक कि जब वे होश में हो तब भी उन पर आरोप मत लगाओ। तब भी उन पर आरोप मत लगाओ। मैंने वही किया और सुनकर बुरा लगा कि इससे नुकसान और बढ़ता है। अगर आप किसी को ये कह दें तो क्या होता है? उन पे आरोप लगाएं कि आप क्या बहुत पीते हो, क्या बहुत पीते हो। मेरी स्थिति में, मेरी कई स्थितियों में जानते हो क्या हुआ? इससे एक और बेंडर शुरू हो गया, वो इनकार, वो रक्षात्मकता। क्योंकि जो व्यक्ति उस हालत में है, जो पहले से ही लत से जूझ रहा है, उसे बस एक बहाने की जरूरत होती है। इसके कई कारण हैं, शायद ये पलायनवाद है। मैंने ऐसे लोगों से मुलाकात की है जो शराब पीने लगे क्योंकि उन्हें आत्मविश्वास की समस्या थी। और जब वे पीते हैं तो उन्हें ज्यादा बेफिक्र महसूस होता है, उन्हें कम चिंता होती है और फिर वे उस पर निर्भर होने लगते हैं। या क्योंकि वे बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं और जो कुछ भी वे झेल रहे हैं, उसे सुन करना चाहते हैं। तो जब आप उन पे आरोप लगाते हैं और कहते हैं तुम नशे में हो, है मैं? आपको क्यों लगता है कि ऐसा करना ठीक है? ये सब संभालना बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर आप सोचते हैं, वेंडर पर चले जाते हैं, उस दिन के लिए मैं इस झंझट से बच जाऊँगा। बेंडर से आपका क्या मतलब है? बेंडर और मेरी शब्दावली में मैंने अपनी ज़िंदगी में कई लोगों के साथ जैसा देखा है, वैसे ही समझा है। मेरे लिए ये सब एक जैसा ही लगता है। आप सुबह उठते हैं, आप नशे में होते हैं, आप होश में नहीं होते। आप प्रोफेशनल कमिटमेंट्स मिस कर देते हैं। आप अपनी आम क्षमता में व्यक्तिगत रूप से मौजूद नहीं रहते। आप बस खुद पे काबू नहीं रख पाते। मेरे लिए ये हमेशा एक रेड फ्लैग था जब कोई दिन में नशे में होता है, जब कोई अकेले पी सकता है, जब कोई गायब हो जाता है। मेरे लिए मैंने लोगों को ढूंढने की इतनी कोशिश की है कि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है। जब वे ये बताने में गोलमोल करते हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं या उनकी लोकेशन क्या है, तो मेरे लिए ये तुरंत एक रेड फ्लैग है, भले इसका मतलब लक ना भी हो। मेरे अनुभव में इसका मतलब अक्सर यही रहा है। उन्होंने कहा कि वे एक जगह जा रहे हैं, लेकिन वे जा रहे होते हैं किसी बार में, या वे किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, या वे सुपरमार्केट जा रहे हैं। और ज्यादा शराब खरीदने के लिए। फिर लेकिन क्या आप देखते हैं कि आपके आसपास के लोग अगर वे अचानक पीना शुरू कर दें तो क्या आपको बेचैनी हो किया? क्या आप इसे रेड फ्लैग मानते हैं? नहीं, क्या आपके साथ ऐसा होता है? जैसे क्या आप उनके प्रति अपना नजरिया बदल लेते हैं? जैसे मान लीजिए आप और मैं, हम अभी एक बोतल खोलते हैं और पीने लगते हैं। मुझे वो अजीब लगेगा इस पॉडकास्ट पे। नहीं, लेकिन दुनिया के कई पॉडकास्ट में लोग पीते हैं। मैं नहीं पीता, नहीं कभी पी। सभी ना। ओ पिया, तुम। मुझे पता है, ये एक और बात है, एक और बात जो मैंने सीखी है अमाहा के सौजन्य से। क्या वो आपका था? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का पूर्ण विकास 25 से 30 वर्ष की आयु के बीच ही होता है। और अगर आप पहले शराब का सेवन करते हैं तो ये आपके मस्तिष्क के विकास को प्रभावित करता है। लेकिन क्या आपको इस बात का एहसास था? मतलब क्या आपको पूरी जानकारी थी? भूल जाओ कहाँ?
क्या तुम पूरी तरह से अवगत हो? जितना अधिक आप खुद को इस ऑफ द रॉक्स पूरी मुहिम, भावना और जो कुछ भी आप उनके साथ कर रहे हैं, उससे जोड़ते हैं, अमा शराब की लत, जितना अधिक आप इसके बारे में बात करेंगे, उतने ही ज़्यादा लोग सवाल करेंगे। आप इतनी सारी बातें सामने लाते हैं जो आपको निशाना बना सकती हैं हाँ जी। और अक्सर आपकी प्रवृत्ति नकारात्मक चीज़ों को देखने की होती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस सोच से बोल रहा हूँ। लोग तो वैसे भी बातें करते हैं, है ना? और लोग तो वैसे भी बातें कहे हैं। इसने मुझे आज जो मैं हूँ, उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैंने मैं इसमें बहुत कुछ जानता हूँ। मैंने इस क्षेत्र में बहुत कुछ अनुभव किया है। मैं अपने संघर्षों को जानता हूँ। मेरी बड़ी उलझन ये थी कि कहाँ जाऊँ और मदद कैसे माँगूँ? मुझे अपने काम के सही गलत होने का भी अंदाज़ा नहीं था। और नशे जैसी किसी चीज के साथ समस्या ये है कि जाहिर है जो व्यक्ति उस पदार्थ का दुरुपयोग कर रहा है वो शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत सारे आघात से गुजर रहा है, लेकिन ये उनके आसपास के लोगों के लिए भी बहुत आघातपूर्ण होता है। और ऐसा होना जरूरी नहीं है। अगर नशे के इर्द गिर्द जो शर्म है उसका कलंक हट जाए तो ये बातचीत बहुत ज्यादा खुलकर हो सकती है। नशे की लत होना कोई नैतिक दोष नहीं है, ये एक चिकित्सकीय स्थिति है। मैंने इसे उस नजरिए से नहीं देखा था। और अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे बातचीत करनी है ताकि मैं शर्म और कलंक को दूर कर सकूं, तो फिर मैं खुद को कैसे छुपा सकती हूँ? मैं ऐसे कैसे पाखंडी बन सकती है? ये मेरी सच्चाई है। ये वही सफर है जिसे मैंने जिया है। इसी ने मेरी सोच, मेरी पहचान को आकार दिया है। और मैं सिर्फ ये नहीं चाहती कि मुझे नहीं पता मैं किस तरह की इंसान होती या मैं क्या विरासत छोड़ती अगर मैंने इसका कोई इस्तेमाल नहीं किया, अगर मैंने इससे लोगों की मदद नहीं की, जबकि मुझे खुद उस मदद की ज़रूरत थी। मेरी आवाज़ सच में जब मैं भावुक हो जाती हूँ, तो मैं ऐसी ही हो जाती हूँ। ये ठीक है, तुम्हें भावुक महसूस करने का हक है। चलो, हाँ, तो ये इस बारे में तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या परेशान करता है? मुझे लगता है जो उम्मीद रहती है कि मुझे पता है कि मैं बहुत ही शुद्ध और सच्चे इरादे से काम कर रही हूँ। मुझे पता है लोग इसे ऐसे नहीं देखेंगे। मुझे पता है ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन मैं फिर भी इसे आज़माना चाहती हूँ। अगर हम इसे विस्तार से देखें तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके पीछे का मुख्य कारण यही माना जाता है। बस करना है, मुझे नहीं पता। क्यों? तुम बताओ मुझे, तुम मेरा मनोविश्लेषण करो और बताओ क्यों? नहीं, अरे, मैं असल में तुम्ही से पूछ रहा हूँ। मुझे नहीं पता। काश मेरे पास उन सवालों के जवाब हो। काश मैं ऐसे हालात में होती जहां इस बारे में बात करना इतना वर्जित न होता, क्योंकि ये अच्छा है और ये अब भी बहुत से लोगों की मदद कर सकता है। और ये कहने में बहुत बनावटी, घिसा-पिटा सा बम्पर स्टिकर जैसा लगता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक इंसान के तौर पर अपनी प्लेटफॉर्म के साथ मैं जो लेकर आती हूँ वो सिर्फ मेरे पेशेवर काम से आगे की चीज हो। अब ये मेरे लिए संतोषजनक नहीं है। यही वजह है, यही वो चीज़ है जिसने मुझे ज़िंदा रखा है, बिल्कुल, लेकिन ये काफ़ी नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है। मेरे पास अपने इस हिस्से को देने के लिए है, सच में है। और मैं जानती हूँ कि वो जगह कितनी अंधेरी हो सकती है। तो अगर उस काले गड्ढे में एक भी इंसान खुद को थोड़ा कम अकेला महसूस कर सके, तो मुझे लगता है कि अपनी मौत के समय मैं खुद के बारे में थोड़ा बेहतर महसूस करूँगी। क्या आप पहले सोचते थे कि जो लोग नशे के आदी हैं, आप उन्हें नैतिक रूप से जज करते थे? क्या आपको लगता था कि वे या एक नैतिकतापूर्ण दोष है। हाँ, यही। नैतिक कमी है? क्या उनका कोई परिवार था? क्या था? कैसे हैं? ऐसा ही सोचता था। मुझे लोगों के बारे में नहीं पता क्योंकि इन लोगों में से बहुत से लोग मेरे बहुत करीब थे। अब भी मेरे बहुत करीब है। शराबी, गली के नशे के आदी, जो बेशक नहीं, मुझे तो लगता था कि वे काफ़ी कमज़ोर थे। ही कमज़ोर है। सोचता था कि उनमें इच्छा शक्ति की कमी है। मैं सोचता था मैं सोचता था कि वे ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, जो कि गलत है। आपको लगता था कि नशे के आदी लोग बस ध्यान खींचना चाहते हैं। उनका ध्यान या उनकी कमज़ोरी, ये उत्साह या रोक-टोक का एहसास कैसा होता है?
ये आपके लिए वर्तमान में रहना, जीवित रहना, इन सबसे ज़्यादा मायने कैसे रखता है? ये आपके लिए आपकी सेहत से या उन लोगों की सेहत से जिनकी आपको परवाह है, ज़्यादा मायने कैसे रखता है? फिर वहाँ उपस्थित होना, एक इकाई के हिस्से के रूप में परिवार में या पेशेवर माहौल में अपने कर्तव्यों का पालन करना। आप इन सब चीज़ों को एक बोतल ज़हरीले तरल के लिए कैसे दांव पर लगा सकते हैं? ये ज़हर है, लेकिन मुझे लगता ये आपकी पीढ़ियों की कहानी को बदल देता है। और आप रात को एक ग्लास विस्की के लिए ये सब करने को तैयार हैं, तो मैं इसे नैतिक कमजोरी मान पाखा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक चिकित्सीय स्थिति है, इंश्योरेंस इसमें कवर नहीं करता। मुझे लगता है अब मानसिक स्वास्थ्य का कवर शुरू मार देखभाल, मुझे लगता है कि अब है मैं पता नहीं, शायद ये चर्चा में नहीं है। शायद। लेकिन क्या आपने कभी किसी को विड्रॉल से गुजरते देखा है? ये ठीक नहीं है। अगर मामला गंभीर हो तो उन्हें पेशेवर देखभाल में होना चाहिए। और भारत में पेशेवर देखभाल अभी बहुत खराब है। बहुत खराब है। क्या आपने वो वीडियो देखा है? मुझे लगता है किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर का था, जहाँ मुझे नहीं पता कि उन्हें ज़बरदस्ती रखा गया था या क्या, लेकिन वहाँ मर गए। नहीं, वो जैसे तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। और इन संस्थानों में जो कुछ होता है, उसमें से बहुत कुछ ये है कि वे आपके व्यवहार को सज़ा, शारीरिक और मानसिक शोषण और कभी-कभी तो यौन शोषण के ज़रिए सुधारने की कोशिश करते हैं। तो आज के समय में ऐसे योग्य चिकित्सा विशेषज्ञों की बहुत बड़ी और चिंताजनक कमी है, जो आपको रिकवरी के लिए एक संपूर्ण और विस्तृत दृष्टिकोण दे सकें। मैंने ऐसे साथी पाए हैं जिन पे मैं भरोसा करता हूँ। शुक्र है। मुझे लगता है ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी बातचीत में उन्होंने जो बातें साझा की, वो बहुत समझदारी भरी थी। इससे मुझे उन परिस्थितियों से निपटने में मदद मिली है, जो अभी भी मेरी जिंदगी में चल रही हैं। क्या वे आपकी मदद करते हैं? अगर आप नशे के आदी हैं या आपके परिवार के किसी सदस्य को नशे की लत है, आप उनके पास जाते हैं और फिर वे आपकी इसमें मदद करते हैं। हाँ, हर उस तरीके से जिसमें आप देख सकते हैं, वे वहीं मिलते हैं जहां आप हैं। ओएचएम, ऐसा नहीं है कि वे आपकी लत से उभरने में आपकी मदद कर रहे हैं। हाँ, क्या आपने ऐसे मामले देखे हैं जहां लोग सब कुछ छोड़ चुके हों? शराब। हाँ, दरअसल मैंने परसों एक मरीज से मुलाकात की थी, जो 140 दिन से पूरी तरह से नशा मुक्त है। और पहले वो दिन रात बहुत ज्यादा पूरी तरह शराब पीता था। हाँ, उसने कहा, रोज 4 बोतलें। रोज 4 बोतलें। वाइन के पीक पर मेरा ख्याल है क्या? आपने किसी को देखा है जो बहुत पीता था और हमेशा के लिए छोड़ दिया हो? जैसे एकदम अचानक छोड़ दिया हो? जी बिल्कुल नहीं। मैंने लोगों को स्मोकिंग एकदम अचानक छोड़ते देखा है। मेरे पापा, हाँ, उन्होंने अचानक छोड़, लेकिन मैंने शराब पीने वालों को इतना ज्यादा अचानक छोड़ते नहीं देखा है। मैं ये सर तो मैं अक्सर शराब नहीं पीता। मैं शायद हर 2-3 महीने में एक बार पीता हूँ। लेकिन कोविड के दौरान 1 साल का ऐसा फेज था। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं लती था या शराब का दुरुपयोग कर रहा था, लेकिन मैं अक्सर पी रहा था। और ये मेरी जिंदगी के एक बहुत ही ट्रॉमेटिक अनुभव के बाद था। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बस मुझे नशे में होना है। और फिर मुझे अच्छा नहीं लगा कि ये मेरी बॉडी के साथ क्या कर रहा है। मुझे अच्छा नहीं लगता था जब मैं सुबह उठता था, वो हैंगओवर वाली फीलिंग, वो मुझे बहुत अजीब सा एहसास देता था। और मैंने शुरू किया। ये बहुत अजीब था। मुझे याद है एक दिन मैं खुद पर एक ऐसी महक महसूस कर रहा था, जो मुझे बहुत जानी पहचानी लगी। किसी ऐसे इंसान की जो मेरी जिंदगी में है और लत से लड़ा है। मैं उस महक को उसी से जोड़ती थी। आज का दिन अच्छा नहीं है, जब मुझे नहीं पता था कि मुझे भी शराब की लत हो सकती है। हमेशा उस इंसान को देखकर कहती थी, ठीक है, आज सब ठीक है, सब सामान्य है। या उन्हें देखकर कहती, ठीक है, आज दिन खराब है, शायद 3 दिन और बस दिन अच्छा होता, हाँ या बुरा। और जब मैंने वो महक महसूस की, मैं सोचने लगी। और फिर मुझे लगता है कि मैंने 1 साल 1.5 साल तक बिल्कुल भी नहीं पी। और अब मैं ऐसी हूँ कि हाँ, न्यू ईयर पर या फिर हर 6 महीने में एक बार, क्या तुम इसके साथ ठीक हो?
अब इससे मेरी दोस्ती है, पर बात यह है कि मेडिकली साबित है कि जहरीला और ग्रुप 1 कार्सिनोजेनिक है। शराब की कोई भी मात्रा अच्छी नहीं है, फिर भी मैं कभी कभी पी लेती हूँ। लोगों को ये कहना मुश्किल है कि बस बिल्कुल मत पियो, लेकिन जो मैं हूँ, ऑफ द रॉक्स और आरमहा के साथ जो भी कर रही हूँ, उसमें मेरी अपील यही है कि इसका दुरुपयोग मत करो। पहचानो कि कब तुम उस हद को पार कर रहे हो, और अगर तुम्हें अपने किसी करीबी में ये चेतावनी संकेत दिखे, तो इसे संभालने का तरीका ये है। यही मेरी मंशा, एजेंडा और उम्मीद है। उदाहरण के लिए, अगर कोई उस हद को पार करने की कोशिश कर रहा है, तो वे असल में ऐसे वापस आ सकते हैं। जिंदगी में। हाँ, या ठीक है, शायद तुम्हें लगता है कि ये हद पार कर रहा है, शायद वे अभी भी सामान्य दायरे में ही है। या तुम्हें पुर्तगाल मॉडल के बारे में पता है? लत के बारे में। पुर्तगाल ने लत से कैसे लड़ाई की? नहीं, पूरा देश इस तरह की लत की महामारी से गुजर रहा था। लोग हर जगह दाएं बाएं ड्रग्स ले रहे थे। सच में दोनों विश्व युद्धों के दौरान भी ऐसा बहुत हुआ था। पुर्तगाल में दुनिया की सबसे बड़ी समस्या थी। सच में, आबादी के हिसाब से। हाँ। और वे पहले उसको, मुझे लगता है कि वे दुनिया के इकलौते ऐसे देश हैं जिन्होंने इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाया और इस लत को सफलतापूर्वक पलट दी। पता नहीं था और पलट दिया। इस बुरी लत को इसे अपराध मुक्त कर गया। शराब के लिए नहीं। ड्रग्स वगैरह के लिए, और उन्होंने ये प्रोत्साहन दिया कि जो भी नशे के शिकार लोगों को नौकरी देगा, उसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उनके लिए बहुत सारी खेल बनाए, सामाजिक मेल जोल के कार्यक्रम बनाए, समाज में बहुत सारी शिक्षा दी गई कि आप उन्हें नशेड़ी लोगों की तरह नहीं देखेंगे। लेकिन क्या इससे लत को बढ़ावा नहीं मिलेगा फिर? यही तो सबने कहा था। लेकिन फिर उन्होंने वही बात पता की जो आप कह रहे हैं। हकीकत तो ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो नशे की लत के शिकार हो चुके हैं, वे वास्तव में इस दलदल से बाहर आना चाहते हैं। लेकिन समाज उन्हें ऐसे मारता है जैसे वे सच में नशेड़ी हैं। वे बस ऐसे ही रह जाते हैं, तो उन्हें दोबारा जीवन में लौटने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन वो समाज अलग है ना? वहाँ कम से कम नशे की बात होती है। यह सुम्बली में योग, वे पहले वहां नहीं थे। वे नशे की लत में वहां नहीं थे। वे सुमली में थे। वे सिर्फ छात्रों को देख रहे थे। उन्होंने उस प्रस्ताव को वापस ले लिया क्योंकि मामला बहुत बड़ा हो गया था। और अब चूहों पर एक प्रयोग किया गया था। वो क्या था? क्या ये वाकई एक प्रयोग है? इतना आप उसे दवा देते हैं और देखिए, आपने उन्हें दवा दे दी। आपने चूहे को कोई दवा नहीं दी। ठीक है, ठीक है, मुझे इसे दोबारा समझाने दीजिए। वहां दो चूड़क है, दोनों। नशे के आदी थे, उन्हें कुछ दवाएं दी गईं। नहीं पता कौन सी, शायद कोकीन देखी है। जी हाँ, बिल्कुल। ठीक इसी तरह का काम उन्होंने किया था। और वे दोनों ही लोग बार बार और भी ज्यादा की लगातार मांग करते जा रहे थे। तो जब एक को नहीं दी गई तो वो मर गया, दिखा। वहीं दूसरे व्यक्ति ने तो उस लत के बारे में सवाल तक नहीं किया, क्योंकि उसका पूरा ध्यान और केंद्र। बंद हो गया था। वहाँ गतिविधियां थी, वहाँ अरे, उसने रोलर कोस्टर लगाया था, उसने अलग अलग चीजें लगाई थी, तो वो खेलने में व्यस्त हो गया। इसीलिए क्रिकेट, इसीलिए मैं था, क्रिकेट खेलो। तो लत एक, भारत में एक डॉक्टर है। वो दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टरों में से एक हैं। उनका नाम अनिरुद्ध कला है। लुधियाना, पंजाब। एडिक्शन डॉक्टर ने इस पे एक शानदार किताब लिखी है। वो तर्क करते हैं, वो कहते हैं कि हम सभी किसी न किसी चीज के, आदि है। हम सब किसी चीज के आदी हैं। आप किस चीज के आदी हैं? हम, मेरे लिए ये बहुत स्पष्ट है। हाँ, पर मैं करूंगा कि मैं काम का आदी हूँ, सच में। लेकिन सच में मैं इसका आदी हूँ कि मैं अपनी सभी समस्याएं ज्यादा काम करके ही हल करता हूँ। क्या आप उस एहसास के आदी हैं जो काम में कुछ हासिल करने से मिलता है, या आप खुद काम करने के अभ्यस्त है? मेरे साथ इस पॉडकास्ट में बैठना और ये बातें करना, तुम इन बातचीतों के आदी हो या तुम्हें सफलता के उस जोश की लत है? तुम उस महसूस होने वाली भावना के पूरी तरह से आदी हो। तुम्हें डोपामिन आखिर किन चीजों से मिलता है? प्रक्रिया से, उस दौड़ से जो हम अभी कर रहे हैं, उसी चीज से। मैं, मुझे इससे डोपामिन नहीं मिलता कि जब ये बाहर जाएगा तो इसमें से क्या कटेगा जो 5 मिलियन व्यूज ले आएगा। मुझे नहीं। कोई परवाह नहीं। जी, ठीक है। मुझे डोपामिन असल में निरंतर इससे ही प्राप्त होता रहता है कि हम ये इतनी गहरी और विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। और शायद इसी वजह से कि हम दुनिया की किसी भी चीज के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे शायद जब मैं तुम्हें देखता हूँ, या वो बॉक्स जिसमें शायद इंटरनेट तुम्हारे बारे में जानना चाहता है, वो ये होगा कि ठीक है, तुम्हें किताब कैसे लगी? क्या तुम पहली बार के बारे में क्या सोचते हो? कितना? तुम्हारे लिए चीजें कितनी आसान है? हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि पुर्तगाल कैसे एडिक्ट हो गया। मुझे इससे नशा मिल पड़ा।
तो अगर मेरी जिंदगी में कोई समस्या चल रही हो तो मैं काम पे आ जाता हूँ। मैं पढ़ना शुरू कर दूंगा, रिसर्च करूंगा कुछ। तो फिर उसी तर्क से मैं कैमरे के सामने रहने का आदी हूँ, और ये कोई दिखावे के नजरिए से नहीं है, बल्कि लगभग उसी नजरिए से जैसे कोई शराबी भागने के लिए एस्केपिज्म ढूंढता है। लेकिन मैं इसे हल्के में इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्योंकि ये एक मेडिकल कंडीशन है। मुझे नहीं लगता कि हम जिस चीज से जूझ रहे हैं वो बिल्कुल भी मेडिकल है। मुझे बताओ, तुम्हारे जीवन में जो लोग लत का शिकार हुए हैं उनके बारे में तुम क्या सोचते हो? मेरे व्यक्तिगत विचार में मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमें इस पर। मेरी जिंदगी में 3-4 महिलाएं हैं जिन्हें मैंने लत से जूझते हुए देखा है। ये एक तरह का मिश्रण रहा है, आत्मविश्वासी और बेझिझक महसूस करने की चाहत, और हर घड़ी और हर पल परफेक्ट दिखने का मानसिक दबाव, हर समय खुद को संभाले रखने का ये भारी बोझ। तो उन्होंने इसे एक इनाम की तरह देखा। और निश्चित रूप से एक मामले में ये एक बहुत ही दर्दनाक मौत का नतीजा भी था। तो एक व्यक्ति दुख से बचने की कोशिश कर रहा था और दूसरा कोशिश कर, हाँ, भागने थे। सामाजिक दबावों से आप दोनों को एक साथ भी जोड़ सकते हो। दोनों को एक साथ? नहीं, बताओ दुनिया के सामने परफेक्ट दिखने की जरूरत, तो वे इसे एक इनाम की तरह इस्तेमाल करते हैं। आपने कुछ ऐसा ही कहा रहा। ये था। लगभग एक इनाम जैसा था, क्योंकि मैं दुनिया में परफेक्ट हूँ। अब मैं बस खुद बन सकता हूँ। और यही वो समय है जब मैं खुद को जी सकता हूँ और मैं लापरवाह हो सकता हूँ और जैसा चाहूँ वैसा व्यवहार कर सकता। हाँ, मुझे लगता है कि इसे एक इनाम की तरह देखना, जैसे कि जब आपके दिमाग में बहुत शोर हो जाता है, तो उसे सुन करने के लिए, उसे निपटना आसान बनाने के लिए। क्योंकि परफेक्ट या जिम्मेदार बनने की चाहत का बोझ भी उसे अंदरूनी आवाज और अंदर की बेचैनी से आता है ना? तो मुझे लगता है कि उससे बचने के लिए कभी-कभी ऐसा लगता है, यार इतना सब कुछ कर लिया, मुझे तो अब बस पी के पड़े रहना है। मैं अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इसे फिर से सरल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक चिकित्सीय मामला है, समझ सीमा। जो है मैं आपका पक्ष जानना चाहता हूँ। हाँ, मेरा यही मत था। लेकिन अब जब मैं इस पे गौर कर रहा हूँ, तो ये चिंता और अवसाद का एक बहुत ही स्पष्ट लक्षण था। जो व्यक्ति शोक से जूझ रहा था, उसके लिए ये एक बहुत ही स्पष्ट ट्रॉमा प्रतिक्रिया थी। मेरे जीवन में कुछ पुरुषों के लिए, जिन्होंने नशे की लत से जूझा है, मुझे लगता है कि ये आनुवंशिक है। मैंने इसे देखा है। आनुवांशिक रूप से लती होते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि ये एक लती व्यक्तित्व है। मैंने इसे उनके माता-पिता में देखा है, उनके माता-पिता में से एक में, और मैं इसे उनमें भी देखता हूँ। क्या तुम्हारा व्यक्तित्व लती है? मुझे नहीं पता। हाँ, मेरा व्यक्तित्व जुनूनी है, कुछ हद तक। हाँ, मेरा व्यक्तित्व जुनूनी है और मैं अपने काम को लेकर जुनूनी हूँ। जैसा कि तुमने कहा, क्या तुम अपने जीवन के लोगों के साथ भी जुनूनी हो? नहीं, मान लो तुम्हारे बॉयफ्रेंड या तुम्हारी बहन या तुम्हारे पिता या कोई भी, तुम्हारे दोस्त? नहीं, मैं जुनूनी नहीं हूँ। मैं निर्भर हो सकती हूँ, बहुत ज़्यादा निर्भर। वो अलग बात है। हम सब निर्भर हो जाते लेकिन मैं बिल्कुल भी जुनूनी नहीं हूँ। हैं। साझेदारी ही निर्भरता है, हाँ, किसी ना किसी रूप में। शायद हाँ, लेकिन नहीं, मैं बिल्कुल भी जुनूनी नहीं। मैं अपने काम को लेके जुनूनी हूँ। और तुम किस चीज से भागने की कोशिश करती हो? सच कहूँ तो मजाक था, पर शायद दिमागी उथल-पुथल थी। अस्तित्व का संकट। अंदर की उथल-पुथल, वो अनदेखी भावनाएं और मेरा अनसुलझा ट्रॉमा। कोई एक बताओ। ट्रॉमा? वो एहसास जिसे तुमने अब तक नहीं सुलझाया, वो बातें जो तुम्हें परेशान करती हैं, अंदर की उथल पुथल। ये एक बड़ी वजह थी, इसी वजह से मैं ये कर रही हूँ। ये बात कि मैंने कई हालातों में खुद को इतना असहाय महसूस किया और मदद नहीं कर पाए। हाँ, बेबसी, मुझे लगता है ये इसका एक बड़ा हिस्सा था। वो लगातार फाइट या फ्लाइट की स्थिति में रहना या चलते रहना, जैसे अंडों के छिलकों पे जलना। अपने जीवन में कई लोगों के आसपास भी ऐसे रहना बहुत ही ट्रॉमेटिक होता है, क्योंकि आप लगातार एक तनावपूर्ण स्थिति में रहते हैं, जो कि सेहतमंद नहीं है।
वो और साथ ही मेरा सबसे बड़ा ट्रॉमा था अपनी माँ को खो देना। जिस तरह से मैंने सबके सामने अपनी माँ को खोया और उस सफर से गुजरना, ये इतना व्यक्तिगत अनुभव है जिसे कोई कभी समझ ही नहीं सकता। कोई नहीं, कितने लोग कह सकते हैं, और हर किसी के अपने अपने व्यक्तिगत अनुभव होते हैं। माता पिता को खोना दर्दनाक होता है, और मैं जानती हूँ कि दुनिया में अकेली नहीं हूँ जिसने मेरी उम्र में ये सब झेला। लेकिन मेरी यात्रा कुछ ऐसी है कि इस रफ्तार में, इस मामले में कोई नहीं समझेगा, इसलिए मैं समझाने की कोशिश भी नहीं करती। सबसे बुरा क्या था? सबसे बुरा था उन्हें खोना। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो मैं यहाँ केवल परिणामों के नज़रिए से ही चर्चा करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं पूरी तरह से निर्भर बेटी थी, जहां मैंने अपने दिमाग की उस ताकत का उपयोग ही नहीं किया जो अपनी खुद के फैसले लेने के लिए इस्तेमाल होती है। मैं उस मामले में उन पे निर्भर रहती थी। क्या पहनूँ, क्या करूँ, क्या सोचूँ, क्या सही, क्या गलत, क्या हूँ, क्या नहीं हूँ? सब कुछ। तो अचानक अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले पूरी तरह से खुद लेना और अपनी खुद की एक स्वतंत्र राय बनाना सीखना, ऐसे समय में जब ये दुनिया आपको टुकड़ों में बांटने की कोशिश कर रही हो। ओह देखिए, वो शायद अब कुछ ज्यादा ही खिलखिलाकर मुस्कुरा रही है। ओ वो बहुत उदास है, या ओ वो पर्याप्त रो नहीं रही है, या ओ पारिवारिक संबंधों पर आरोप लगाना, और इन सब चीजों से बहुत ही सावधानी से निपटना। मैंने कुछ गलत फैसले लिए हैं। मैंने ऐसे लोगों को अपने जीवन में आने दिया जिनका मेरे आसपास भी होने का कोई अधिकार नहीं था, और उन्होंने जिस तरह से मेरा फायदा उठाया वो भी ठीक नहीं था। अपने जीवन के इस दौर के बारे में सोचते हुए आपको सबसे ज़्यादा दुःख किस बात से होता है? सोचो, लोगों ने मेरा कितना फायदा उठाया और मैंने उन्हें कितना करने दिया, और मैंने कितना। मैं अपने चारों ओर के इस वातावरण को गहराई से कितना प्रभावित कर रहा था, इसके बारे में सोच रहा हूँ। मैं खुद को किसी सुरक्षित स्थान पर नहीं रख पा रहा था। मैं लगातार अपनी मानसिक और शारीरिक सुरक्षा से समझौता कर रहा था। चलिए एक छोटा-सा प्रयोग करते हैं। मैं किसी चीज़ के बारे में सोचना चाहता हूँ। ठीक है, सोचो। वो की मत ज़रा। ज़रा कल्पना कीजिए कि आप 29 साल की उम्र के हैं। मैं उम्र के बारे में बात कर सकता हूँ। हाँ, 29। मैं उम्र बता पाऊँ? जी हाँ, बिल्कुल। 29। तो मान लो जब ढूँढ रहे हैं, ठीक है चलो तुम्हारी ज़िंदगी को 3 हिस्सों में बाँटते हैं। ये लंबा हो सकता है पर हम इसे 3 हिस्सों में करेंगे। ठीक है, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 तुम्हारी ज़िंदगी के 3 चरण, ठीक है? 10 से 15 की उम्र में सबसे बुरा या सबसे नकारात्मक या सबसे सकारात्मक मतलब सबसे भावनात्मक रूप से भरा हुआ पल कौन-सा था तुम्हारे लिए? बस उसके बारे में सोचो, मुझे मत बताओ। तुम्हें क्या याद है? सब कुछ इतना धुंधला सा लगता है। कोई ऐसा पल जो बहुत भावनात्मक रूप से भरा हुआ हो जैसे हाँ, ठीक है। हाँ। ठीक है, ठीक है? अब सोचो 15 से 20 की उम्र में तुम्हारे लिए सबसे भावनात्मक रूप से भरा हुआ पल कौन-सा था? और फिर 20 से ये पूरी कुल संख्या पूरी तरह से अनुमानित तौर पे 25 तक है। शायद 2-3 पल ही हो, हाँ। जैसे 2-3 हाँ, तो जब तुम 10 से 15 साल के थे, मुझे वो शब्द बताओ जो तुम उस समय महसूस कर रहे थे, उस पल के बाद। जैसे क्या वो बेबस, ताकतवर, बेवकूफ, बेचैन, मुझे नहीं पता। उलझन में, बेबस, शर्मिंदा। ठीक है, अब 15 से 20 की उम्र में टूट चुका, खोया हुआ। ये 15 से लेके 20 तक है, सही? 15 से 20 हाँ, हाँ, मैं आत्महत्या जैसा महसूस करता था।
और फिर लगभग 20 से 25 जैसे मेरी कोई आवाज ही नहीं थी। बेबस। हाँ, बेहद बेबस। नहीं, काफी असुरक्षित। जैसे शोषित, जैसे गंदा, जैसे। हाँ, ये सच है, चारों तरफ बस शोषण और गंदगी ही थी। तो क्या तुम वाकई उस भयानक स्थिति के बारे में अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकते थे? क्या तुम्हें इस पे जरा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई? नहीं, असल में वो चीज अलग थी। वो कुछ ऐसा था। इसे मिट्टी में पूरी तरह से कुचल दिया और फिर यूं ही अकेला छोड़ दिया। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगा? तो बताइए इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करो यार, शेयर करो सब दोस्तों को, तो सब्सक्राइब करो। अपन भी अपने खुद के पॉडकास्ट भी लाएंगे काफी। अपन पहले थोड़ा सा चैनल ग्रो हो जाए, 1-1.5 लाख सब्सक्राइबर हो जाए, फिर अपन खुद के पॉडकास्ट भी लाएंगे। तो टेंशन बिल्कुल मतलब सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। ठीक है, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट का जब टाटा।